जय हिंद दोस्तों। जिन स्टूडेंटों ने सीजीएल 2022 को टारगेट किया है उन स्टूडेंटों के लिए हम रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखिए आज फिर हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित है। देखिए आप अगर इन मॉक टेस्ट को देते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इस मॉक टेस्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फर्दर जब तक एग्जाम होगा तब तक मॉक टेस्ट आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल क्या लिखा है, यदि 8 अंक वाली संख्या क्या लिखा है पहले आपके सामने लिख देते हैं। संख्या लिखा है 888, उसके बाद x 5 3 y 4। इस संख्या के विषय में बोला गया है कि ये 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए जरा बताओ कि 7x प्लस 2y का मान कितना होगा। अब देखिए ये संख्या आपके सामने लिखा है और इसके विषय में बोला है कि ये 72 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगा और ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है तो वो संख्या 72 से विभाज्य होता है। ये बात आप समझते हो। अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 डिजिट्स को 8 से कटने के लिए y क्या लोगे। y तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन y के हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, बड़ा से बड़ा मान लेना है। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे कितना ले 8 ले तो क्या बात बन जाएगा। आप कहोगे हाँ y का वैल्यू 8 लोगे तो बात बन जाएगा। 8 चौका 32, 6 बचेगा और 2 और 2 64। तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 8 होगा, 9 तो हो नहीं सकता। तो 8 की मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया। तो y की जगह पे 8 रख देते हैं आप। y की जगह पे क्या रखेंगे 8। अब देखिए अब इस संख्या को 9 से विभाजित करना है। तो किसी भी संख्या को आप 9 से विभाजित करना चाहते हैं तो वो संख्या कंप्लीटली 9 से तभी डिविजिबल होता है जब उस संख्या का सम 9 से डिविजिबल हो। तो आपको जोड़ जोड़ के देखना है, जहां पे भी 8 पूरेगा उसको हटा देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 ये खत्म हो जाएगा और ये 8 चौका 32। अब 32 हो गया, 32 प्लस 3 35। 35 का मतलब कितना हो गया, 35 का मतलब 8 आ गया डिजिटल सम। अब यहाँ पे 8 आ गया तो डिजिटल सम 0 करना है ना, तो x की वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे, तो x का मान यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब उसको पुट करके आंसर निकालेंगे। 7 को गुना करें 1 से 7, उसके बाद y की वैल्यू 8 है तो 8 दूना 16, 16 प्लस 7 23। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सवाल का जो ऑप्शन आपका कौन सा है, डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 23 होगा इस सवाल का उत्तर। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। आगे सेकंड नंबर सवाल में ये बोला गया कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.2 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले क्या कर रहा था, पहले किसी दाम को वो पहले किसी वस्तु को वो क्रय मूल्य से 16% कम पे बेच रहा था, मतलब 16% का इसको लॉस हो रहा होगा। ठीक है ना। अब जैसे ही इसने क्या किया, जैसे इसने वस्तु के दाम को बढ़ाया, कितना बढ़ाया मेरे भाई, 192.2 रुपया बढ़ा दिया। तो जो 16% का लॉस जो है वो क्या हो गया, 15% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया।
तो देखिए आप 192.2 रुपया बढ़ाएं तो 16% का जो लॉस है 15% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो परसेंटेज में गैप कितने का आया और रुपया में गैप कितने का आया? तो परसेंटेज में गैप 31% का है और रुपया में गैप कितने का है? 192.2 रुपया का। ठीक है, अब यहां से कॉस्ट प्राइस पूछा गया, मतलब 100% की वैल्यू, तो 31 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू आएगा 31 से कितने बार हो जाएगा? 31 छका 186 और 31 दूना 62। तो यहां से 100% की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? दो जीरो इधर चिपका है ना, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 रुपया हो जाएगा भाई। है क्या ऑप्शन में? देखिए सेकंड नंबर सवाल का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। थर्ड नंबर सवाल देखिए, थर्ड नंबर सवाल में क्या बोला है? थर्ड नंबर सवाल जो है आपका डीआई का सवाल है। सवाल को ढंग से पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। निम्न बार ग्राफ दो कंपनियां ए और बी द्वारा 2010 से 2015 तक चाय के निर्यात को लाख टन में निरूपित करता है। ठीक है, एक्स अक्ष वर्षों को निरूपित करता है और वाई अक्ष निर्यात की गई चाय की मात्रा को निरूपित करता है। ठीक है, आगे सवाल में बोला है कि चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे देखिए ये चार्ट है ना, और इसका पहले आपको अध्ययन करना है। ये 2010 से 2015 के दौरान ए बी दो कंपनियों द्वारा चाय के निर्यात लाख टन में यहाँ पे दिखाया गया है। तो सवाल में ये पूछा गया है कि 11 से 14 में कंपनी बी के कुल निर्यात, तो कंपनी बी का कुल निर्यात लेना है 11 से 14 नहीं, सॉरी 11 और 14 में। तो 11 और 14 में कंपनी बी का कुल निर्यात देखेंगे कितना है, तो आप कहोगे कि ये आ रहा है आपका 275। ठीक है, और फिर 12 और 15 में कंपनी ए का कुल निर्यात, तो 12 और 15 में कंपनी ए का देखिए ध्यान से, 12 और 15 में कंपनी ए का, तो ये आ रहा है आपका 340 आ रहा है। इसी का अनुपात पूछा गया ना भाई, तो काट लेते हैं। कितना से कट रहा है? आप कहोगे कि 5 से कट जाएगा। 5 से 5 25 25 और फिर 5 25 25, 5 से काटेंगे 5 छका 30, 5 अट्ठे 40, तो 55:68। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? थर्ड नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ नंबर सवाल पे आते हैं। फोर्थ नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? फोर्थ नंबर सवाल में लिखा है कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्ष 12 से 20 तक जो है किसी विद्यालय के 3 विभिन्न संकाय में नामांकित लड़की और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या के बीच का अंतर। तो देखो, तो 5 वर्षों में लड़कों का औसत संख्या कितना है वाणिज्य संकाय में? तो टोटल लड़का जोड़ेंगे 5 + 2 7, 7 6 13, 13 + 8, 13 8 कितना हो जाएगा भाई? 21 9 30 के 0, 3 हासिल, और ये हो जाएगा आपका 3 हासिल हो गया। 3 3 6 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 2 17। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है इसका औसत लेना है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब फिर कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या, तो कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या निकालेंगे। 6 3 9, 9 + 2 11, 11 9, 11 9 20 का 0, 2 हासिल हो गया। और ये हो गया आपका 4 3 7 + 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 बटा 5। इन दोनों का पहले आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है, फिर इन दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस हमेशा याद रखना पॉजिटिव लेते हैं। 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार में जाएगा भाई? 5 से, तो आप कहोगे 5 3 15, 5 चौका 20, 5 से काटेंगे 5 चौका 20
और ये आपका चला जाएगा 5 दूना 10। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो भैया कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे कि 8 का डिफरेंस आ रहा है सर जी। ठीक है, 8 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर सवाल नहीं 4 नंबर सवाल था। ठीक है, 4 नंबर सवाल का बी करेक्ट है। अब देखिए 5 नंबर सवाल में क्या लिखा है? 5 नंबर सवाल में यहाँ पे बोला गया है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप जो है वो सवाल में दिया है 25.7। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और ये आपका परिमाप दिया गया और आपसे व्यास पूछा गया कि चलो बताओ कि व्यास का मान कितना होगा, और पाई का जो मान यूज करना है वो कितना यूज करना है? 3.14। देखिए आप जब अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हो तो ध्यान से समझिएगा, तो ये पूरा काउंट करना है आपको और ये वाला काउंट करना है, ये दोनों काउंट करना होता है। तो ठीक है, देखिए अगर इस सर्कल पूरा कंप्लीट होता तो पूरा कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, लेकिन अगर यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक का, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि आप कंप्लीट का बात करोगे तो इतना होगा, लेकिन आप इस आधे की बात कर रहे हो तो ये πr हो जाएगा, होगा। अब प्लस ये r यहां से यहां तक का और ये r, तो यहां से यहां तक मिला के टोटल 2r हो गया, तो प्लस 2r। ठीक है ना, तो यहां से आप समझ पाए कि जो अर्धवृत्त होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो ये होता है। ठीक है ना, अब यहां से r कॉमन करेंगे, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 अब प्लस 2 तो 5.14 हो गया। यहां तक समझ में आया, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे एक जीरो आप लगा देते हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा। अब 514 से काटेंगे इसको तो कितनी बार हो जाएगा? तो r की वैल्यू आ रहा है आपका 5। आपसे तो इस सवाल में क्या पूछा गया? व्यास पूछा गया, डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर 2r होता है, तो 2 गुणा 5 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगा। 5 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। देखिएगा 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या बोला गया? 6 नंबर सवाल जो है वो आपका ये सर्कल का सवाल है। ठीक है, सर्कल का सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि बिंदु P केंद्र O वाले वृत्त के बाहर स्थित है। स्पर्श रेखा PA और PB क्रमशः A और B पर वृत्त से मिलते हैं। ठीक है, यदि एंगल APB 80 डिग्री है तो एंगल OAB का मान ज्ञात करें। देखिए एक सर्कल है, देखा सर्कल, कोई समस्या नहीं है। अब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट P से इस सर्कल के पॉइंट A और पॉइंट B पे क्या खींचा गया है? टेंजेंट खींचा गया है, ऐसे करके। समझ में आया भाई? कोई समस्या नहीं ना है? देखिए ये टेंजेंट खींचा गया है। अब देखिए सर्कल का सेंटर O है और इस सवाल में एंगल की वैल्यू दिया गया है। एंगल APB बोला है कि एंगल APB 80 डिग्री है। ये एंगल कितना बोला है? 80 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि बताओ OAB कितना होगा, ये वाला एंगल पूछ लिया। तो देखिए डायरेक्ट इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है। देखिए अगर आपसे इस एंगल का मान पूछे ना, इस एंगल का वैल्यू देखिए, तो इसका जो भी मान दिया गया है इसका जस्ट आधा कर दीजिए, तो इस एंगल का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 80 डिग्री का आधा 40 डिग्री इसका मान हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना है? क्लियर है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका इसमें? 6 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर सवाल
डीआई का सवाल है। इस सवाल में भी आपको एक पाई चार्ट दिया गया, सॉरी पाई चार्ट नहीं, टेबल चार्ट दिया गया है। और देखिए इस टेबल चार्ट में देखते हैं क्या बोला है। 14 से 18 तक 5 वर्ष में जो PQRST इन 4 विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण, जो उपस्थित हुआ है उसको A से दिखाया गया है, जो उत्तीर्ण हुआ है उसको P से दिखाया गया है। ठीक है, 14 और 18 में विद्यालय Q से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो 14 और 18 में विद्यालय Q से देखिए तो टोटल कितना उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण ही पूछा है ना। देखिए 14 से 18 से Q में उत्तीर्ण हुआ है आपका 240 अब प्लस 320, तो ये हो जाएगा आपका 560, ये आपका 560 आ गया। अब फिर बोला है कि 17 में R और S से उपस्थित होने वालों की कुल संख्या से कितना % कम है, तो 17 में देखिए तो R और S से उपस्थित होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 17 में R और S से उपस्थित होने वाले टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे आपके कितना, तो ये हो रहा है आपका 800 आ रहा है ना, 800, ठीक है 800। अब इससे ये कितना % कम है ये बताना है। देखिए रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 से काट देंगे, 8 दाएं की 80, 8 से 56, कितना % कम है भाई, देखिए ध्यान से, आप कहोगे कि 30% कम। कोई समस्या है क्या इसमें? देखिए 7 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल अलजेब्रा का सवाल है और ये एक अच्छा सवाल किस श्रेणी में आता है। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया गया है, x प्लस वाई की वैल्यू 3 दिया गया है, और यहाँ पे आपको 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बोला है कि -3/10 है। तो अब से ये पूछा गया कि x² प्लस y² का मान कितना होगा। देखिए आप अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आप समझ रहे हो कि जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर में x प्लस वाई, नीचे में xy हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे x प्लस वाई और नीचे में कितना हो जाएगा xy, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू 3 दिया गया है, 3 रखेंगे, 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे xy की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे xy की वैल्यू -10 आ गया। कोई समस्या नहीं। अब ये निकालना है, तो भैया एक बात बताओ, क्या ये आपको पता नहीं है कि ये कैसे निकलता है? आप कहोगे मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस का 2xy, xy की वैल्यू -10 है। अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में क्या आएगा भाई, बटा में कुछ भी नहीं आता है इसमें ना, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पूछा है ना। तो समझ में आ गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये प्लस का आपका कितना हो जाएगा 20, तो यहां से उत्तर 29 बन रहा है। क्या सही करेक्ट उत्तर है ये, बताओ जरा हमें। हाँ देखिए 8 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपको ये सवाल स्क्रीन पे दिख जाएगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 25 में से 5 घट जाएगा 20, 20 को घटा देंगे 26 में से 6 बचेगा, ठीक है, यहां तक हो गया, 6 बचा, तो 18 भागा 6, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है लेकिन यहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ है, ऑफ 12 और प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाला मटेरियल कितना आ रहा है, तो आप कहोगे ये मटेरियल आ जाएगा, ये मटेरियल कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हो गया आपका 2/4 गुना 16 है ना, तो ये तो प्लस का आपका
यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया आपका -8। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आप पहले ऑफ का काम करेंगे तब डिवाइड का काम करेंगे। तो 18 भागा ये आ गया आपका कितना, ये आ जाएगा आपका, ऑफ का काम कर देंगे, 18 12 6 72 प्लस यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। तो देखिए 18 एकम 18, 18 चौका 72 -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 24/4 ये कितना आ जाएगा, -23/4। क्या करेक्ट उत्तर है ये? 9 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, -23/4। ठीक है, सॉल्व हो गया। आसान सवाल था सिंप्लीफिकेशन का, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। अब देखिए आप त्रिकोणमिति का एक सवाल है, यहाँ पे साइन पे पावर 4 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 1/2 पे पावर 4 कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। प्लस अब देखिए cos 30 डिग्री कितना होता है, आप कहोगे √3/2 होता है, √3/2 का पे पावर 4 करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू cos b और प्लस cos ए इंटू साइन b पे बैठ रहा है। तो माइनस जैसे ही कॉमन किए तो ये साइन ए इंटू cos b, अब प्लस cos ए इंटू साइन b, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो साइन आपका हो जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ये 1 आ गया। तो यहाँ से देखिए 10/16 मतलब 5/8 और माइनस का 1, तो ये आ रहा है आपका माइनस का 3/8। क्या सही है? 10 नंबर सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल यहाँ पे फिर से आपका सर्कल का सवाल है। सर्कल का सवाल बहुत आता है, आपको सर्कल को बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। अब अगर सर्कल ढंग से पढ़ के जाते हैं तो 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आपके हो जाएंगे, सही से हो जाएंगे। देखिए एबी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा है। ठीक है, एक पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का भैया सेंटर ओ है, समझ में आया ना। और ए बी एक कॉर्ड बोला है कि ए बी क्या है, कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में। ठीक है, और सी जो है बिंदु ए और बी के बीच के वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। जो बिंदु सी है ना वो ए बी के जो लघु चाप है, ये हो गया आपका माइनर आर्क, सॉरी ये हो गया आपका माइनर आर्क और ये हो गया आपका मेजर आर्क। बड़ा वाला को मेजर आर्क बोलते हैं, छोटा वाला को माइनर आर्क बोलते हैं। तो माइनर आर्क पे एक पॉइंट है सी, समझ में आया ना। और फिर आगे बोला गया है कि बिंदु ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलते हैं, मतलब ए से भी एक टेंजेंट खींचा गया और बी से भी टेंजेंट खींचा गया, ये दोनों जाके सर्कल के बाहर किसी P पॉइंट पे आके मिल रहा है। सर्कल के बाहर किसी P पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहां से फिर आगे बोला गया है आपको कि एंगल ACB जो है, ACB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बोला, 102 डिग्री बोला है। तो आपसे पूछा है कि एंगल APB कितना होगा। तो देखिए ये
सवाल समझ में आ गया? एक सर्कल था, सर्कल पे एक माइनर सेगमेंट में एक कॉर्ड था, ए और बी पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया, पी पॉइंट में मिल रहा है, एक पॉइंट है सर्कल के माइनर आर्क पे, पॉइंट का नाम सी था, और ए और बी द्वारा इस सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 102 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे ये एंगल पूछा है। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आपको देखना है, पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, तब बता दें ये चीज बताएंगे। देखिए इसका जो मान होता है ना 90 डिग्री, अब प्लस इस एंगल का आधा जोड़ते हैं, समझ में आया? इस एंगल का मान क्या होता है? 90 डिग्री, अब प्लस यहाँ ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे जो होगा इस एंगल का मान निकालने के लिए 90 में इस एंगल का आधा जोड़ देंगे, समझ में आया? तो देखो एक बात बताते हैं आपको पहले चेक करना है कि 90 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे ये 90 से जो है ना 12 ज्यादा है, तो 12 जो ज्यादा है वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस थीटा का आधा लिखा गया है वो 12। तो बताओ क्या ये थीटा का मान नहीं निकाल सकते हो आप कहोगे हाँ 24 डिग्री होगा। सिंपल है एकदम। अगर आपसे क्या करता, ये जो मेजर आर्क है इस पे कोई पॉइंट ले लेता जैसे डी, और इस एंगल का मान पूछ लेता, तो आप क्या करते पता है? 90 डिग्री अब माइनस थीटा बाई 2 करते हैं। इसका मान क्या होता है? तो आप कहोगे इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री अब माइनस थीटा बाई 2 होता है। आप इसको याद रखिएगा ये कंसेप्ट को, 90 डिग्री अब माइनस थीटा बाई 2, ठीक है? तो 90 डिग्री में से यहाँ पे आपको क्या करना होता? 12 घटाना होता। तो 90 में से अगर 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 78 डिग्री। इसका मान हो जाएगा फिर 78 डिग्री, ठीक है ना? समझ में आया ना? आपको ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए इस एंगल का मान देंगे, इस एंगल का मान पूछ लेगा, फिगर आपको ध्यान रखना है। इस एंगल का मान देके ये एंगल पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि 90 डिग्री में इस एंगल का जो भी मान दिया गया है उसका आधा करके जोड़ देते हैं। अगर इस एंगल का मान पूछता तो क्या करते? 90 डिग्री में से इस एंगल का आधा करके घटा देते। समझ में आया? आगे देखिए, इसका पहले आपको बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल के लिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो 24 डिग्री होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 12 नंबर का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 12 नंबर सवाल में क्या बोला? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जीवा AB केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर प्रतिच्छेदित है तो स्पर्श रेखा AP की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जीवा AB, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। देखिए भाई सर्कल से कितने सवाल आ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जीवा AB केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक जीवा बना लो ऐसे करके AB, ये सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये बता दें कि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं तो ये दोनों बाइसेक्ट होता है, मतलब दो बराबर भागों में बंट जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बोला है कि A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है ना? यहाँ A पॉइंट से और इस B पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है ऐसे करके। और ये कहां पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? ये B पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि AP की लंबाई कितना होगा। देखिए AP की लंबाई बताना है
तो ये वाला दिया है 10, रेडियस कितना दिया है 10। तो देखिए ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, इसका दोगुना कर रखा है। अब आपको करना क्या है, इसको मिला दो ऐसे करके। इसको अगर हम मिला दे तो आप कहोगे कि ये एंगल अगर थीटा है, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, सॉरी ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा होगा और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री के सामने यहाँ पे कितना है 10, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने कितना है AP, और यहाँ पे थीटा के सामने कितना है, तो थीटा के सामने आपका हो गया 8, और यहाँ पे थीटा के सामने कितना है 6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 से कट रहा है, 4 बार में 8, 2 से कटेगा 3 मरते में 6, ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये आ गया आपका AP की जो लंबाई होगा वो 15/2 होगा। 15/2 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, AP की लंबाई पूछा गया था। आपको अभी जस्ट कंसेप्ट सिखाए थे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये पूरा यहां से यहां तक 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 नंबर सवाल का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल क्या लिखा है। 12 नंबर सवाल में बोला ये गया कि अखिल यदि अपने सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से रेलगाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपने सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ये सवाल ऐसे करिए आप। देखिए पहले आपको मान लेना है कि उसका स्पीड s था, ये इसका यूजुअल स्पीड है या फिर बोलो इसको नॉर्मल स्पीड बोल लो। ठीक, अब क्या किया उसने अपने चाल को 10 किलोमीटर धीमा कर दिया। पहले जा रहा था s की स्पीड से, अब उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर कम किया है, s-10 कर दिया। ठीक है, जिसके कारण इसको जो दूरी है ना 150 किलोमीटर की, इस दूरी को तय करने में आधा घंटा अधिक समय लगा। आधा घंटा मतलब 1/2। और देखिए आपको यूजुअल स्पीड लिखना है, स्पीड कम कर देने के बाद क्या स्पीड हो गया उसको गुना में लिखना है, और जो टाइम ज्यादा लगा है उसको भी गुना में लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या आएगा, इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस। तो कितना है 10, और ये सारा जो प्रपंच रचा गया है कितने दूरी के लिए, 150 किलोमीटर की दूरी के लिए। यहां तक हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, s इंटू s माइनस 10 की वैल्यू कितना आ रहा है, तो आपको हो गया 10 दूना 20 गुणा 150। अब देखिए अगर हम अब 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर का हो, तो आप कहोगे कि 3 इसमें से निकालो और इसको गुना कर दो 3 से, तो 3 से अगर इसको गुना कर देंगे ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 या 150 होता है ना। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको s पता चल गया कि s की वैल्यू कितना है 60 है, उसका यूजुअल स्पीड निकल गया। तो अब वो अपने यूजुअल स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलाएगा अपने गाड़ी को, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यूजुअल स्पीड है उसका 60, अब 60 से 15 किलोमीटर धीमे चलाएगा मतलब 45 की स्पीड से चलाएगा, तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो 90 किलोमीटर 2 घंटा में चला जाएगा। बात खत्म।
तो देखिए 13 नंबर सवाल का ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर सवाल पे प्रोसीड करते हैं। 14 नंबर सवाल आपका त्रिकोणमिति का सवाल है। सवाल में ये बोला गया है 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा जो लाई कर रहा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो आपसे ये पूछा कि cot थीटा अब प्लस cosec थीटा कितना होगा। ठीक है, देखिए सवाल में ये पूछा गया है और दिया ये गया है 3। आप कहोगे पहले जो दिया है वो लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या किसी को पहले लिखते 3 sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos थीटा और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज दिया गया है और ये चीज पूछा गया है ना। चलो अब कैसे करोगे। अब देखिए यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप कोई भी थीटा की वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लो। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराना नहीं, सेटिस्फाई आप नहीं करा पाओगे क्योंकि पता ही नहीं चलता कि क्या यहाँ पे थीटा रखे। तो एक काम कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आप क्या करेंगे इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका प्लस का cos थीटा और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे गुना करके आना चाहिए माइनस का 6। देखिए ध्यान से, गुना करके कितना आना चाहिए माइनस का 6 और जोड़ के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए प्लस का 1। देखते हैं क्या रखें। देखो तो आप कहोगे कि यहाँ पे आप ये कर लो +3 प्लस लिखो चाहे ना लिखो और -2 कर लो। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 6 बन रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बन रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पे जो x नहीं है ना cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है 3 है तो उस 3 से आपको डिवाइड भी करना होगा और साइन चेंज करना होगा। साइन को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में चला आएगा। अब अगर थीटा का मान 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है तो थीटा 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होता है cos के लिए, तो निगेटिव तो है नहीं, आपका ये वाला पॉसिबल है। तो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये p हो गया, ये आपका h हो गया। तो p निकालेंगे तो p की वैल्यू कितना आएगा रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर माइनस 4, रूट के अंदर में 5 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे cot थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है आपका 2, लंब कितना है √5 प्लस ये देखिए cosec थीटा कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण कितना है 3, लंब कितना है √5, तो ये आ गया आपका 5 बटा √5 और 5 बटा √5 का मतलब कितना आएगा √5। यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल त्रिकोणमिति का सवाल है और बोर्ड पे दिखेगा सवाल। देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b है। साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो साइन a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा ना, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है और ये देखिए, अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है यदि a प्लस b का सम 90 डिग्री हो।
तो देखिए 4 तो कॉमन ही हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ से 4 आ गया और माइनस का फिर 7 हो गया। अब बटा में क्या है मेरे भाई, बटा में आपका देखिए ध्यान से देखिए tan स्क्वायर 47 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 47 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे tan स्क्वायर 47 को आप cot स्क्वायर 43 डिग्री लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 43 डिग्री। अब देखिए आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे cot पॉजिटिव में है और cosec नेगेटिव में है, तो ये दोनों, तो यहाँ से आपका -1 आ जाएगा, अब प्लस का 4, कोई समस्या नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस ये आ रहा आपका माइनस का 3 बटा ये आ गया आपका 3 से 3 कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, एक तालिका दिया गया है और अलग अलग वर्ष हैं और अलग अलग विद्यालय हैं और उनमें जो उपस्थित हुए हैं और जो उत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि सवाल में ये पूछा कि 2017 में क्यू से और 18 में विद्यालय एस से उपस्थित छात्रों की संख्या, तो 17 में देखिए तो क्यू से कितना उपस्थित हुआ है, तो 17 में क्यू से उपस्थित हुआ है आपका 350 और 18 में एस से कितना उपस्थित हुआ है, 18 में आपका एस से उपस्थित हुआ है 400 उपस्थित हुआ ना, 18 में एस से तो 400 यहां से आ गया, तो ये आपका 750 आ रहा है, ये 750 आ गया। फिर आगे सवाल में बोला गया है और 18 में विद्यालय आर से और 2014 में विद्यालय डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए 18 में आर से कितना उत्तीर्ण हुआ है, तो 18 में आर से उत्तीर्ण होने वाली की जो संख्या है वो 405 है और 14 में डी से उत्तीर्ण होने वाला तो ये है आपका 225 हो गया, ये आ रहा आपका 630, सही है ना, ये 630 आ गया। अब इसका अनुपात लेना है, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 25 मरते में 75, 3 से काटेंगे 21 या 63, तो 25 अनुपात 21 आ रहा है, तो 16 नंबर सवाल का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल 17 नंबर, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए सी से दुगुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेंगे। देखिए दो जने हैं ए और बी, ये दोनों जने मिल जाए काम करने के लिए तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे, ये काम को निपटा देंगे आप 20 दिन में निपटा देंगे ये काम को, और जब बी और सी मिल जाते हैं तो ये काम कितने दिन में खत्म कर देते हैं, तो आप कहोगे ये काम फिनिश कर देते हैं 24 डेज। अब क्या करेंगे, काम को इन दोनों का एलसीएम लेंगे 120, तो 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, यहां से ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी निकल गया और बी और सी का ये कंबाइंड एफिशिएंसी निकल गया। सवाल में ये बोला गया था कि ए जो है ना वो सी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ये इसकी एफिशिएंसी 2 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो है किसका, ए और सी का। तो देखिए आप यहां से ए और सी की एफिशिएंसी का अंतर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, आप ए और सी का एफिशिएंसी का क्या निकाल सकते हो,
डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे तो देखो ध्यान से, अगर हम 6 में से इस 5 को घटा दें तो कितना आ रहा है 1। तो ये क्या आया, ए और सी की एफिशिएंसी का अंतर ही तो आया है। और यहाँ पे देखिए तो ए और सी की एफिशिएंसी का अंतर कितना है, आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है आपका कितना 1। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, सॉरी ए की एफिशिएंसी 2 है, उस बिहाफ पे हमें बताइए कि बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो आपको कि बी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी। यहां से भी आप चेक कर सकते हो, बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4। तो सवाल में ये बोला है कि अगर बी अकेला काम करने के लिए भिड़ जाए तो 120 यूनिट काम के 40% को, मतलब 2/5 को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 120 यूनिट काम को क्या करना है भैया, 2/5 के 120 यूनिट काम के 40% को करना है, किसके द्वारा करवाना है, बी के द्वारा करवाना है। तो देखिए ये 5 तो नीचे ही आ जाएगा ना, तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 से काट देंगे इसको, 20 छका 120, 6 दूना 12, 12 डेज में फिनिश कर देगा। ठीक है ना, अगर बी को आप टोटल काम का 40% करवाओगे ना तो वो 12 दिन लगा के काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल में देखिए क्या बोला गया है। 18 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। 18 नंबर सवाल में ये लिखा है कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² = 21 बोला है। और फिर आगे सवाल में ये बोला है कि x² और प्लस y² माइनस xy की जो वैल्यू है वो 7 है। तो आपसे पूछा है x/y प्लस y/x का मान कितना होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये x² प्लस y² बटा xy का मान पूछा है हमसे। तो देखिए ये वाला जो होता है x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y², ये x² प्लस y² माइनस xy और x² प्लस y² और प्लस xy दोनों का ये क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। आप इन दोनों का गुणा कर दोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अगर इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इस 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो इसका मान 3 आ गया। समझ में आया ना। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये वाला वैल्यू हमें 7 दिया है, तो अगर हमें इस वैल्यू का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। ठीक है, अब हमें ये चीज निकालना है। तो आप कहोगे कि देखिए अगर आपको x² प्लस y² निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो समझ में आ रहा ना, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू 10 आ रहा है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। अब अगर हमें xy निकालना है तो दोनों को घटा के आधा करेंगे, लेकिन प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही घटाएंगे तो जो ये 2xy की वैल्यू आ रहा है यहाँ से -4, तो यहाँ से xy की वैल्यू कितना आ जाएगा -2, तो -5/2 आ रहा है इसका उत्तर। 18 नंबर सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब 19 नंबर सवाल देखिए, 19 में क्या बोला है। 19 नंबर सवाल एवरेज का सवाल है। यहाँ पे बोला है कि x की पुनरावृत्ति 5 बार और y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। साथ ही x की पुनरावृत्ति 7 बार और y की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत 35 है, तो y का मान याद करें। ठीक है भाई, देखो कैसे निकलेगा। देखिए अगर आप x को 5 बार रिपीट करते हो और
तो y को आप 7 बार रिपीट करते हो तो इसका जो औसत है ना वो कितना आता है, तो टोटल कितने संख्याएं हो गए, तो 12 संख्याएं। तो इनका जो औसत है वो बोल रहा है कि 37 आता है। तो एक बात बताओ भाई कि सम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सम आ जाएगा 37 गुना 12। ठीक है, आगे फिर सवाल में बोला है कि अगर आप x की पुनरावृत्ति 7 बार कर दो और y की पुनरावृत्ति 5 बार कर दो तब जो औसत है वो कितना आता है, वो आता है 35 आता है। तो यहां से आप बताओ सम कितना आ जाएगा, तो 35 गुना 12। समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। अब आपसे पूछा है कि जरा बताओ कि y का मान है कितना, तो y का मान आप कैसे निकालोगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो आप कहोगे 12x प्लस 12y होगा, तो 12 कॉमन कर लो, तो x प्लस y हो गया। और यहाँ भी 12 कॉमन हो जाएगा, 35 प्लस 37 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा आपका। 12 से 12 कट गया, x प्लस y की वैल्यू आ गया 72। अब देखिए हमें y का मान पूछा गया है, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए एक काम करते हैं, इसको ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखना। 5x है अब प्लस 7y है, तो 5x प्लस 5y अब प्लस 2y लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। आप कहोगे हाँ भाई लिख सकते हैं, 5x इसको 5x प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 37 गुना 12 ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ दोनों जगह पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखना, 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका मान कितना आ गया, इसका ध्यान से देखिए 5x प्लस 5y का मान जो आया है ये 72 गुना 5 आया है ना, 72 गुना 5। तो ये 72 गुना 5 हो गया। अब इस 72 गुना 5 को उठा के उधर ले जाएंगे, ध्यान से समझना। तो 72 गुना 5 उठा के इधर ले आए, 72 गुना 5। अब देखिए हमें तो निकालना है y का मान, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। 2 से काट देंगे ये 6 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 36 गुना 72। अब देखो 37 छिक्का कितना होता है, 37 छिक्का 222 होता है, और 36 पंजे कितना होता है 180। तो कितना आ रहा है y की वैल्यू, उछल के बोलोगे कि 42 आ रहा है। करेक्ट है, देखो कहीं भी कैलकुलेशन नहीं किया और उत्तर पे पहुंच गया। तो 19 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 20 नंबर सवाल देखेंगे। नंबर सवाल जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। यहाँ पे बोला है कि कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है और खरीदी गई वस्तु के लिए वह 2394 रुपए का भुगतान करती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दुकानदार पहले क्या किया है, मार्कअप किया 25% का, मतलब 4 के सामान को 5 अंकित कर दिया, फिर वो 10% की छूट देता है, 10 के सामान को फिर 9 कर दिया। अब श्रुति उसकी नियमित ग्राहक थी, कहा लो भाई तुम एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो। कितना का डिस्काउंट दिया उसको, 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 20 का सामान कितना में जाएगा भाई, 19 में जाएगा ना। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। अब अगर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा, 5 से काटेंगे, क्यों? देखिए ये कॉस्ट प्राइस था, मार्कअप किए, समझ में आ रहा है ना। कॉस्ट प्राइस से ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का रेशियो। ध्यान से देखिए, यहां से 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 हो गया। अब ये हो गया आपका 4 गुना 8 को 20 से गुना कर देंगे तो 160 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 19 नामा 171 बन रहा है। अब सवाल में ये बोला है कि 5%
भुगतान करती है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो उसने भुगतान किया 171 यूनिट। 171 यूनिट की वैल्यू बोला गया सवाल में 2394 बोला गया है। तो 171 से ये कितनी बार में जाएगा? देखिए 171 से ये कितनी बार में जा रहा है? तो जब इसको काटेंगे तो निकालिए भाई कितनी बार में कट रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 19 से काट लेते हैं। 19 9 171, 19 से इसको काटेंगे, 19 एकम 19। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा? 4 4 9 हो गया, 19 दूना 38 38, और यहाँ पे 11 बच रहा है ना, फिर 4 उतारेंगे तो 19 छका 114। अब 9 से फिर काटेंगे इसको, कितनी बार में जा रहा है? 9 एकम 9, और कितना बचा? 3, 9 चौका 36, 14 गुना है। तो इसको भी क्या कर देंगे? 14 गुना कर देंगे। तो इसको 14 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 1400 और प्लस 840, 1400 प्लस 840 तो 2240 इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए क्या ऑप्शन में है 2240। हाँ देखिए 20 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या लिखा है? 21 नंबर सवाल आपका परसेंटेज का सवाल है। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्र में से 45% छात्र लड़के हैं। देखिए 45% का मतलब होता है 9/20। तो अगर लड़कों की संख्या 9 है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, मतलब ओवरऑल बताना है कि कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। एक बात बताओ भाई, अगर 60% लड़का पास हो गया तो फिर कितना हुआ? 40%, और 70% लड़कियां पास हुई तो फिर कितना हुई है? 30%। तो आपको करना क्या है, आपको डेविएशन मेथड पता होगा कि आपको इस दोनों में से किसी एक को भी या फिर अपने मन से भी, मान लो कि इतने परसेंट छात्र ओवरऑल फेल हुए, हमने मान लिया कि 30% ओवरऑल छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन ये तब सही होता जब ये भी 30% होता और ये भी 30% होता। ये 30% है, यहां से डेविएशन नहीं आया, बट ये 30% नहीं है, यहां से डेविएशन आया। यहां से डेविएशन कितना का आया? 10 का, 10 नमा 90, और जो भी डेविएशन आया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11 + 9 20 में। तो ये कितना आ गया? 4.5। तो 34.5% ओवरऑल स्टूडेंट फेल किए हैं। 21 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल में आपको सिंप्लीफिकेशन जैसा ही सवाल है, लेकिन सवाल को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें अलजेब्रा का कांसेप्ट भर भर के यूज है। इसमें देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे क्या कि 25 का जो होल स्क्वायर है वो कॉमन हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, 25 का होल स्क्वायर नहीं, देखिए 22 नंबर सवाल में क्या लिखा है? निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है, और व्यंजक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है 375 और प्लस 125 और इसका होल स्क्वायर है, और माइनस 125 माइनस 375, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और नीचे में देखिए, नीचे में है 375 गुना 375 माइनस 125 गुना 125। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए 125 सभी जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सारी जगह पे 125 है। और कहा गया यहाँ पे पावर 2 है,
तो कोई समस्या भी हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ 125 गुना 125, 125 पे पावर 2 यहाँ भी है और नीचे भी है। तो एक काम कर लेते हैं, 125 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 125 दिया कटेगा, ये भी 3 बार में 125 एकम, 125 एकम, ये 125 दिया, 125 एकम, ये 125 एकम और ये 125 दिया कटेगा ना। अब देखिए 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस, अब देखिए ये -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे में कितना होगा 9 - 1 मतलब कि 8। अब ये देखेंगे ये आ गया आपका 12/8, ये कितना आ रहा है आपका 3/2 आ रहा है। भाई क्या है ऑप्शन में 3/2। 22 नंबर सवाल का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे, ये सिमिलरिटी पे आधारित सवाल है, आपने सिमिलरिटी पढ़ा होगा। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या है, सिमिलर है। और सवाल में ये बोला गया है कि जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल DEF है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः 120 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आगे सवाल में बोला है कि ट्रायंगल DEF की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल ABC की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। एक बात बताइए भाई, ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके एरिया दिए गए हैं, तो अगर हम साइड्स का रेशियो आपसे पूछे कि साइड्स का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे कि एरिया के रेशियो का अंडर रूट, एरिया का रेशियो का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ना। तो एरिया का रेशियो कितना आ रहा है 100/81, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखिए ना, ये 100/81 है ना, ये आपका एरिया का रेशियो है। जैसे इसका अंडर रूट लेंगे तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा, साइड्स का रेशियो आएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो 10 अनुपात कितना आ गया 9। और सवाल में बोला है कि जो आपका ट्रायंगल DEF है उसकी ऊंचाई कितना बोला गया है 6.3 बोला गया है। कितना गुना है 0.7 गुना, इसको भी 0.7 गुना कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी ऊंचाई ट्रायंगल ABC। 24 नंबर सवाल देखेंगे, और याद रखना आप एक चीज हम आपको और बता देते हैं कि अगर एरिया का आपको रेशियो पता है तो आप अगर उसका अंडर रूट लेते हो तो ये एक्चुअल में ये लेंथ का रेशियो देता है। यहां से ये साइड का रेशियो, हाइट का रेशियो, मीडियन का रेशियो, सबके लिए यही रेशियो काम करेगा, सबके लिए। एंगल बाइसेक्टर के लिए भी, इन रेडियस के लिए भी, आपका सर्कम रेडियस के लिए भी, सबका यही रेशियो होगा। ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो अगर दिया गया है, आप उसका अगर लेते हैं अंडर रूट, तो जो रेशियो निकल के आता है ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड का भी रेशियो है, ये क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन का भी रेशियो है, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट का भी रेशियो है, एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो है, ये इन रेडियस का भी रेशियो है, सर्कम रेडियस का भी रेशियो है। एक्चुअल में ये लेंथ का रेशियो आता है, लेंथ का रेशियो। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा ये चीज, क्योंकि हम इसलिए बता दिए क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हाइट दिया था तो आप हाइट के लिए भी इसी रेशियो को यूज कर लिए, इसलिए हम आपको बता दें कि ये जो रेशियो है ये लेंथ का रेशियो है, हर के लिए यही काम करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 24 नंबर सवाल में ये बोला गया है कि 8,000 रुपए की धनराशि है और इसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। देखिए प्रिंसिपल जो सवाल में बोला गया है वो 8,000 रुपया प्रिंसिपल है और रेट बोला गया कि 10% है। तो आप बताओ कि अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते पैसा को और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते तो दोनों से जो अंतर बनता वो कितने रुपया का अंतर बनेगा, ये बताओ जरा। तो एक बात बताइए भाई, अगर रेट आपका 10% है और टाइम है आपका कितना, आप कहोगे कि 2/2/5 साल,
तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि SI कितना बनेगा, तो आप कहोगे SI तो सिंपल 20% और प्लस 4% मतलब 24% बन जाएगा। अब CI बताओ तो कितना बनेगा, तो अब CI कहोगे कि देखिए यहाँ पे CI के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक साल पूरा कंप्लीट है, फिर दूसरा साल भी पूरा कंप्लीट गया है, तीसरा साल का केवल 2/5 साल ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 10% रेट, यहाँ से 10% रेट, और यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4% रेट। 10-10 का सक्सेसिव होता है 21%, अब प्लस 21% और 4% का सक्सेसिव निकालेंगे। देखिए इस दोनों का सक्सेसिव निकालने आता है ना आपको, 21% हो गया। अब 21 और 4 का सक्सेसिव निकालेंगे, और दोनों इंक्रीजिंग है, तो 21 + 4 प्लस 21 गुना 4/100, क्लियर है ना। तो ये हो गया 25, और ये आ जाएगा 21 चौका 84, तो 25.84% आ रहा है। तो यहाँ से CI बन गया आपका 25.84%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है, 1.84%। तो 18,000 का अगर आप निकाल दो 1.84%, तो कितना आएगा, आप कहोगे परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये पॉइंट घसक के यहाँ पे चला आएगा। अब देखो 18 को अगर हम 18 से 8 को अगर हम 18 से गुना कर दें तो कितना आएगा, 144, और 144 और 0.4 को 8 से गुना कर देंगे तो आप कहोगे 3.2। तो टोटल जो डिफरेंस बना वो कितना का बन गया, 147.2 रुपया का डिफरेंस है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा आपको, हमने बहुत आपको इलेबोरेट करके बताया है, बहुत तोड़ तोड़ के बताया हमने आपको। 25 नंबर सवाल, नेक्स्ट सवाल, और ये इस मॉक टेस्ट का अंतिम सवाल होगा। देखिए सवाल में ये बोला गया है कि 12, 16 और 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेगा तो 3 संख्या देगा, तो दूसरा और तीसरा संख्या को गुना करते हैं, तो 16 गुना 6 पहला संख्या से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात निकल गया। अब तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर का स्क्वायर करके पहला नंबर से भाग कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा में 4, और इन्हीं दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया। तो देखिए सवाल खत्म, 4 से 4 नंबर 36, और 6 से काट देंगे 6 दूना 12, 2 से काट देंगे 2 8 16, तो कितना आ गया 8:9, और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। 25 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ ये मॉक आपका फिनिश होता है। आप इस मॉक टेस्ट को दिए हैं तो आपके कितने स्कोर आए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और साथ में अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हम आपके लिए यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। धन्यवाद।